everyone, this is Gulzar Khan and welcome to the channel Bharat the Learning Spot। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, यानी कि बर्थ के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे रिसोर्सेज और स्टेटस को डिटरमाइन किया जाता था। क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो इसके बेटों को ट्रांसफ़र होती थी, तो बेटे जो इनहेरिट कर रहे हैं फादर की प्रॉपर्टी वो बाय बर्थ कर रहे हैं ना, लेकिन बर्थ के अलावा भी कौन किस तरह के रिसोर्सेज को रखेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसी में हम पढ़ेंगे जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी कि मैन और विमेन को किस तरह से प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 में हमने इकोनॉमिक रिलेशंस पढ़े थे, उनको रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि स्लेव्स जो थे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, यानी कि जिनके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरों की ज़मीनों पर जाकर एग्रीकल्चर करते थे, ऐसे लोग। इसके अलावा हंटर्स, फिशर फोक यानी कि मछुआरे, पास्चुरलिस्ट जो एनिमल्स को पाला करते थे, पीजेंट्स यानी कि किसान, विलेज का हेडमैन जो हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करता था वो, क्राफ्ट पर्सन, इसके अलावा मर्चेंट्स और किंग्स। ये सभी जो ग्रुप्स थे ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में सोशल एक्टर्स के रूप में इमर्ज होते हैं। सोशल एक्टर्स मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी में अपना एक एक्टिव रोल प्ले करे। जैसे ये सारे ग्रुप जो हमने पढ़े ये सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट थे और इन सभी ने अपने स्पेसिफिक रोल्स परफॉर्म किए। जैसे जो राजा होता था, इसका क्या काम था? इसका काम था रूल करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करना। मर्चेंट का क्या काम होता था? ट्रेडिंग करना, वेल्थ क्रिएट करना, पैसा कमाएगा ना वो सामान वगैरह बेच के, है ना। जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे यानी जो कारीगर थे वो कुछ टूल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। पीजेंट्स का क्या काम था? क्रॉप्स ग्रो करना, फूड प्रोवाइड करना। स्लेव का या लेबर्स का क्या काम था? दूसरों के लिए काम करना, है ना, अपनी फिजिकल लेबर प्रोवाइड करवाना। तो इन सभी ग्रुप्स ने सोशल प्लेयर्स के रूप में काम किया और इन सभी का एक रोल रहा है जो इंडियन सोसाइटी थी उसको मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये जो सारे अभी हमने ग्रुप्स देखे, स्लेव्स, किंग वगैरह, इनकी जो सोशल पोजीशन हुआ करती थी ना वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एक्सेस से शेप होती थी। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम में क्या था कि बाय बर्थ किसी का सोशल स्टेटस डिसाइड होता था। जैसे कि ब्राह्मण्स जो थे वो सबसे टॉप पर माने जाते थे, है ना, इनका जो स्टेटस था वो सबसे हाई था सोसाइटी में। वही जो शूद्रास थे उनका सोशल स्टेटस सबसे लो था सोसाइटी में। तो ये तो बर्थ के बेसिस पर था, एक सिस्टम के बेसिस पर था। इसके अलावा जो सोशल पोजीशंस डिसाइड होती थी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हिसाब से डिसाइड होती थी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि किसी के पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लैंड है, मनी है या एनिमल्स हैं एक्सेट्रा, तो उसकी जो सोशल पोजीशन रहती थी सोसाइटी में वो हाई रहती थी, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं या फिर किसी के पास में रिसोर्सेज नहीं हैं तो उसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ता था, उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होती थी, ठीक है। इट मीन्स कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सेस ने लोगों के बीच में सोशल इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट की वो हम जानेंगे। तो ये जो हेडिंग है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, इसे हम समझेंगे महाभारत की एक स्टोरी से, ठीक है। वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी थी कौरवास और पांडवास के बीच में लंबे समय से राइवलरी चलती आ रही थी, यानी कि जो झगड़ा वगैरह था, युद्ध था, वो चलता आ रहा था, जिसमें दुर्योधन जो था, दुर्योधन कौन था? कौरवों में सबसे बड़ा था ये, ठीक है। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को डाइस के गेम में इनवाइट किया। अब जो युधिष्ठिर था वो जो 5 पांडव थे उनमें सबसे बड़ा था। तो इस डाइस के गेम में युधिष्ठिर ने अपना गोल्ड, अपने एलिफेंट्स, चैरियट्स यानी कि रथ हो गए, ठीक है, स्लेव्स, अपनी आर्मी, अपनी ट्रेजरी, जो भी इसके पास में राजकोष था, धन जो भी था वो, उसका किंगडम, उसके सब्जेक्ट्स यानी कि उसकी प्रजा की प्रॉपर्टी, इवन उसके ब्रदर्स को, और फाइनली खुद को उसने सभी चीज़ों को खो दिया। डाइस के गेम में वो सभी चीज़ों को हार गया। जब वो खुद तक को हार गया उसके बाद में उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों की कॉमन वाइफ थी, यानी ये किसी एक की वाइफ नहीं थी, जो 5 पांडव थे उन सभी की वाइफ थी ये द्रौपदी। तो युधिष्ठिर ने इसको दांव पर लगा दिया और इसे भी हार गया वो। तो इस कहानी से ओनरशिप के इशू निकल कर आते हैं,
युधिष्ठिर इन सभी को तभी तो दांव पर लगा पा रहा है ना, अपने गोल्ड को, एलिफेंट को, प्रजा की संपत्ति को, सभी चीजों को वो तभी दांव पर लगा पा रहा है अगर उसके पास में ओनरशिप है तो ओनरशिप के जो मुद्दे हैं वो धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पैटर्नल एस्टेट था, यानी कि फादर साइड की जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड की जाती थी जब पेरेंट्स मर जाते थे उसके बाद में, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसके लिए स्पेशल शेयर रहता था, यानी कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता था। तो युधिष्ठिर भी पांडवों में सबसे बड़ा था तो उसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला था और उसने उन सभी को गेम में हार दिया। तो ये तो बात बेटों की हो गई, मैन की हो गई कि उनको अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। विमेन की बात करें तो विमेन इन रिसोर्सेज पर अपना कोई भी शेयर क्लेम नहीं कर सकती थी, यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उस पर लड़की का कोई हक नहीं होता था। तो इनके पास में किस चीज़ के राइट हुआ करते थे? इनके पास में राइट्स थे उन गिफ्ट्स को अपने पास रखने की जो इसकी मैरिज के टाइम पर मिला करते थे, जिसे हम बोलते हैं स्त्री धन। स्त्री यानी कि वुमेन और धन यानी कि वेल्थ, तो विमेन की वेल्थ, तो ये इसी का होता था, इस पर और किसी का राइट नहीं होता था। इवन उसके हस्बैंड का भी राइट नहीं होता था, वो स्त्री धन पर क्लेम नहीं कर सकता था। और इस स्त्री धन को जो बच्चे हुआ करते थे उनके, वो इनहेरिट करेंगे, यानी कि वो बच्चों को मिलेगा, हस्बैंड को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं है, दूसरी तरफ मनुस्मृति ये भी कहती है कि विमेन हस्बैंड की परमिशन के बिना जो भी फैमिली प्रॉपर्टी है उसको होल्ड ना करे, यानी कि चुपचाप सीक्रेटली वो उसे जमा करके ना रखे। अब विमेन जमा कैसे कर लेगी चुपचाप? विमेन का राइट तो है नहीं फैमिली प्रॉपर्टी पर, तो राइट नहीं होता था। लेकिन विमेन से ये कहा जाता था कि ये इस प्रॉपर्टी को वेस्ट ना करें, इसे बेचे ना, या इसे छुपा कर ना रखें बिना किसी परमिशन के, ठीक है। अगर परमिशन है तो वो ये सब कर सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें परमिशन नहीं है तो वो फैमिली प्रॉपर्टी को छुपा कर नहीं रख सकती हैं। इवन जो उनके खुद के वैल्यूएबल्स थे, जो उनका जो वेल्थ थी ना, जो स्त्री धन था, वो उन्हें भी छुपा कर नहीं रख सकती हैं हस्बैंड से, जब तक हस्बैंड की परमिशन नहीं होगी तब तक। तो यहाँ हमने देखा कि विमेन के पास में प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं था। लेकिन हमने चैप्टर 2 में एक क्वीन पढ़ी थी जो थी वाकाटक क्वीन प्रभावती गुप्ता। ये प्रभावती गुप्ता जो थी ये चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी ना, और इनकी शादी हुई थी वाकाटक्स में, तो ये वहाँ की रानी बनी थी और इन्होंने लैंड डोनेट किया था। डोनेट कर रही है इसका मतलब ये है कि इनके पास में लैंड का एक्सेस था, रिसोर्सेज पर एक्सेस था। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शन भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर एविडेंसेस जो हमें मिले हैं एपिग्राफिक, यानी कि जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिले हैं, जो लिखे हुए मिले हैं पत्थरों वगैरह पर, ठीक है, या जो टेक्सचुअल एविडेंस मिले हैं, यानी कि कोई बुक वगैरह हमें मिली है, तो ये दोनों ही एविडेंस हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जो अपर क्लास की विमेन थी ना, उनके पास में रिसोर्सेज का एक्सेस था भले ही, लेकिन लैंड जो थी, कैटल यानी कि वही जानवर जो होते हैं, गाय वगैरह हो गई, ठीक है, और जो मनी थी, इनको जनरली कौन कंट्रोल करता था? इनको कंट्रोल करते थे मैन। यानी कि मैन और विमेन के बीच में सोशल डिफरेंसेस ये और ज्यादा शार्प हो गए, किसकी वजह से? रिसोर्सेज की एक्सेस की वजह से। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लेवल पर जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा सकती है कि मैन के पास में हर चीज़ का राइट है और विमेन के पास में कैसा भी राइट नहीं है। इवन जो उसका स्त्री धन है वो उसे भी हस्बैंड की परमिशन से ही अपने पास रखेगी, वरना नहीं रखेगी। तो सोशल डिफरेंसेस पहले से ही चलते आ रहे थे कि मैन बाहर का काम करेगा, विमेन घर का काम देखेगी, बच्चों को संभालेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज ने भी इनके सोशल डिफरेंसेस को और ज़्यादा शार्प कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि मैन और विमेन के पास में प्रॉपर्टी का एक्सेस किस तरह से होता था। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि मैन और विमेन वेल्थ को किस तरह से एक्वायर करते थे, उन्हें कैसे वेल्थ मिलती थी। तो मैन के लिए मनुस्मृति ने 7 तरीके बताए हैं। उन 7 तरीकों में पहला तरीका है इनहेरिटेंस। जैसा कि हमने पढ़ा कि विरासत में उसके फादर से बेटे को जो भी मिल जाता है वो उसका हो जाता है, ठीक है। लड़की का इस पर कोई राइट नहीं होता, वो क्लेम भी नहीं कर सकती है। दूसरा तरीका है फाइंडिंग। अगर किसी को रास्ते में कुछ मिल गया, जैसे कि अगर ज़मीन में दबा हुआ कोई सोने का मटका वगैरह मिल जाता है, ठीक है, कोई खजाना मिल जाता है, तो वो फाइंडिंग में आ जाएगा, वो मैन का हो जाएगा। तो फाइंडिंग मतलब वो उसे परचेज ना करे और ना ही वो उसे विरासत में मिला हो, ठीक है। तीसरा तरीका है परचेज का।
तो खरीद के तो कोई भी चीज़ किसी की हो जाती है। चौथा तरीका है कॉन्क्वेस्ट करके, जीत के, अगर युद्ध वगैरह किया है, कोई जगह जीत ली है तो वो मैन का हो जाएगा। पांचवा तरीका है इन्वेस्टमेंट करके, अगर किसी बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो जो भी रिटर्न मिलेगा वो मैन का हो जाएगा। ठीक है। छठा तरीका है वर्क, यानी कि मैन अगर किसी के यहाँ काम करने जा रहा है तो उसे उसकी वेज मिलेगी, उसकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो मैन का एक तरीका हो गया वेल्थ एक्वायर करने का। सातवां तरीका होता था गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना, जो भी लोग गिफ्ट दें वो मैन के ही होते थे। ठीक है, तो ये तो हमने मैन के वेल्थ एक्वायर करने के तरीके देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विमेन के लिए क्या था। तो विमेन के लिए 6 तरीके थे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। पहला तरीका था जो भी विमेन को फायर के सामने यानी कि अग्नि के सामने जो उसकी मैरिज हो रही थी तब दिया गया था वो विमेन का होगा। दूसरा तरीका है ब्राइडल प्रोसेशन जब होता है, ब्राइडल प्रोसेशन यानी कि जब ब्राइड को हस्बैंड के घर लेकर जाया जाता है मैरिज के बाद में, तो इसमें भी ब्राइड को कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, वो विमेन का होगा। तीसरा तरीका है एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, यानी कि अफेक्शन की या प्यार की निशानी के रूप में जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं वो विमेन के होंगे। चौथा तरीका है जो भी वो अपने ब्रदर से पाती है, अपनी मदर से या अपने फादर से, उसे जो भी मिलता है वो विमेन का होगा। पांचवा तरीका है कि मैरिज वगैरह हो गई है, उसके बाद में वो अपने ससुराल चली गई है, फिर भी उसे अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वो विमेन का ही होगा। सिक्स्थ तरीका है जो भी उसका हस्बैंड उसे देगा वो भी विमेन का ही होगा। ठीक है, मतलब विमेन के पास वेल्थ गेन करने के इंडिपेंडेंट तरीके नहीं थे, वो मोस्टली रिलेशंस और इमोशंस पर ही डिपेंडेंट थी। वो खुद से कुछ नहीं कर सकती थी ना, वो जैसे मैन वर्क करता था वर्क नहीं कर सकती थी, उसे इनहेरिटेंस में भी कुछ नहीं मिलता था, तो विमेन के लिए इंडिपेंडेंट तरीके नहीं थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों पर पेट्रियार्की मतलब मैन का कंट्रोल था और बहुत मजबूत था। धर्मशास्त्रों जैसे कि मनुस्मृति, उसने ये निर्धारित किया था कि फैमिली का जो मेन हेड होगा एंड जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा, जो मालिक होगा, वो मैन ही होगा, विमेन नहीं हो सकती है। तो विमेन घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर थी, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी पर राइट या डिसीजन लेने का राइट नहीं दिया गया था। हमने ये भी देखा कि मनुस्मृति में लिखा था कि विमेन फैमिली प्रॉपर्टी को संभाल सकती हैं, लेकिन उसे होल्ड या वो खर्च अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। इसका मतलब ये कि उनके पास में कंट्रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी थी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर हमने देखा कि मैन अलग अलग तरीकों से वेल्थ कमा सकते थे, वही विमेन के पास में वेल्थ गेन करने के लिमिटेड तरीके थे, जैसे कि स्त्री धन हो गया। तो इस तरह से एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी एक क्लियरली जेंडर्ड सिस्टम थी, जहां मैन इकोनॉमिक और लीगल पावर रखते थे और विमेन मेनली मॉरल और डोमेस्टिक रोल्स तक सीमित थी। तो ये हमें दिखाता है कि एंशिएंट सोसाइटी में पैट्रियार्की सिर्फ सामाजिक ही नहीं थी, वो बल्कि आर्थिक व्यवस्था का भी हिस्सा थी। यानी कि मैन का कंट्रोल सिर्फ सोशली नहीं था, सिर्फ विमेन को वो सोशली दबाकर नहीं रखते थे, इकोनॉमिकली भी मैन का कंट्रोल ज़्यादा था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर मैन का एक्सेस ज़्यादा था। राइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।